हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज का क्लास थोड़ा छोटा रहने वाला है, यानी कि इसमें थोड़े से कम कंटेंट हैं, क्योंकि अभी हम लास्ट में रीजन बता देंगे। और अगर बात करते हैं तो इसमें आप सभी को हमारे साथ 20 मिनट जुड़ना रहेगा, जिसमें हम आज के 50 क्वेश्चन तो आज हम करेंगे ही। ठीक है, तो इसमें 10 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा और बाकी के 3 से 4 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि कुछ महीने पुराने होंगे उनका भी साथ साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 13 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जयंती होता है और इन्हीं के याद में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार कब से होती है? तो यह होती है 2000 ईस्वी से। ठीक है, तो सन 2000 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत होती है। और इस बार जो है 2024 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है क्लिक से प्रगति तक डिजिटल युवा, यह इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 अगस्त को ही और क्या मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। पुरुष कैसा होता है? तो पुरुष हाथी होता है। तो ऐसे ट्रिक दोनों याद रखेंगे। तो युवा कैसा होता है? हाथी होता है। तो युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। 9 अगस्त को 3 तारीख आप सभी को याद रखना है, 3 चीज़ें। 9 अगस्त को, एक तो 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? यह हुआ था 1925 में। इसके बाद 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। इसके बाद 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही 2020 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी याद में जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और साथ साथ में 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सेकेंड हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मेथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोट्रॉप्स। इसकी खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। मिथेनोट्रॉप्स यह क्या है? यह मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है, जिसकी खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज महाराष्ट्र के बेताल टेकड़ी में इसकी खोज की गई है, क्योंकि यहाँ पे धान के खेतों में मिथेनोट्रॉप्स की खोज की गई है, जो कि मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है। धान के खेत से अगर पूछे क्या निकलता है, तो धान के खेत से मीथेन गैस का भी उत्सर्जन होता है। मीथेन का अगर सूत्र पूछे क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसका सूत्र होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन अगर पूछे कहाँ कहाँ से होता है, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन जो है धान के खेत से होता है, और जो दलदली भूमि होते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। CNG में अगर पूछे मुख्य अवयव कौन सी होती है, तो CNG में मुख्य अवयव होता है मीथेन, ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछे कि LPG का मुख्य अवयव क्या है, तो LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन और प्रोपेन। और LPG में जो है गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो इथाइल मर्केप्टेन इसमें मिलाई जाती है, जिससे गैस में अगर रिसाव होता है तो हमें आसानी से पता चल सके। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, INS अरिघात। यह जो है भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, तो INS अरिहंत थी। और अभी हाल ही में दूसरी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने की अभी घोषणा हुई है, लेकिन लॉन्च नहीं की गई है। तो इसका नाम है INS अरिघात। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। और ये दूसरी वाली जो परमाणु पनडुब्बी है, अगर पूछे इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका निर्माण विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो भारत की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत और दूसरी हो जाती है INS अरिघात।
INS जटायु को अगर पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो INS जटायु को लॉन्च किया गया था लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, इनका संबंध किससे है? अभी जो है समुद्र में कुछ संरचनाएं खोजी गई हैं, उनका नाम जो है अशोक के नाम पर, चंद्रगुप्त के नाम पर और कल्पतरु के नाम पर रखा गया है। ये तीनों जो समुद्री संरचनाएं देखी गई हैं, ये कहाँ पर खोजी गई हैं? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या मन्नार की खाड़ी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में 3 संरचनाएं अभी जो है खोजी गई हैं या प्राप्त हुई हैं, जिनका नाम भारत के शासकों के ऊपर रखा गया है। एक तो है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त और तीसरा है कल्पतरु। तो अशोक जो है यह एक अंडाकार संरचना था, इसी के नाम पर जो है अशोक रख दिया गया है। ठीक है। तो इसी अंडाकार संरचना का नाम अशोक रख दिया गया है। जबकि जो समुद्र में पहाड़ी होते हैं, समुद्र की पर्वत होते हैं, उनको ही कटक या रिज कहते हैं। जो समुद्र के अंदर पर्वत होते हैं उन्हीं को कटक या रिज कहा जाता है। तो 2 इसमें कटक खोजे गए हैं, एक तो चंद्रगुप्त के नाम पर रखा गया है, दूसरा कल्पतरु के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर में 3 संरचनाएं अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखा गया है, जिनमें अशोक अंडाकार संरचना है, बाकी के 2 चंद्रगुप्त, कल्पतरु ये कटक रिज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सम्राट अशोक का पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है। तो पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में उल्लेख किया गया है? तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो कलिंग युद्ध से संबंधित है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो देश में पहली बार जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है शिवपुरी जनपद में। शिवपुरी जनपद का संबंध पूछे किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। इसकी व्याख्या देखें तो देश की पहली PM जनमन कॉलोनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह शिवपुरी जनपद पंचायत में की गई है। तो PM जनमन कॉलोनी के अंतर्गत एक जो है ग्रामीण परिवार का घर बनाया गया, और यह जो घर बनाया गया है वह शिवपुरी जनपद पंचायत के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि शिवपुरी जनपद का संबंध हो जाता है मध्य प्रदेश में। तो देश की पहली PM जनमन कॉलोनी के अंतर्गत शिवपुरी जनपद में घर बनाया गया है, और यह शिवपुरी जनपद मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर वही बात करते हैं PM जनमन कॉलोनी की शुरुआत कब की जाती है? तो यह करी जाती है 5 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। और 15 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन जो है 15 नवंबर को पड़ता है, इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है। तो PM जनमन कॉलोनी की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को की जाती है भगवान बिरसा मुंडा की याद में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो महाकाल उज्जैन की नगरी में किया गया था। लोकपथ ऐप का उद्घाटन अगर पूछे किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। लोकपथ ऐप से सड़कों के बीच में अगर कोई गड्ढा है तो वहाँ पे जो है इस गड्ढे को भरने के लिए लोकपथ ऐप का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। खजुराहो का मंदिर अगर पूछे किस शैली में बनाया गया है? तो यह पंचायत शैली में बनाया गया है। खजुराहो मंदिर का अगर पूछे निर्माण किस शासक ने कराया है? तो चंदेल शासकों ने कराया है। 6ठा प्रश्न हमारा है, पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में होगा। तो पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। अगर बात करते हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और पहली बार जो ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हरियाणा में की जाती है। और हरियाणा में की गई अगर पूछे CM कौन है? तो यहाँ की CM है नायब सिंह सैनी। पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रांची, झारखंड में किया गया था। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक पूछे कितनी है? तो भारत की रैंक है 71वीं।
पाकिस्तान की रैंक पूछे कितनी है तो 61वीं रैंक है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर था और बाकी के 5 जो है क्या था, 5 जो है ब्रोंज मेडल था। ठीक है, तो 1 सिल्वर किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है। तो नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से संबंधित है। नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध पूछे किस राज्य से है तो यह संबंधित है महाराष्ट्र से। ये दोनों नदियां जहां आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र कौन सा होता है, विदर्भ क्षेत्र होता है। और विदर्भ क्षेत्र में कृषि के लिए सिंचाई हेतु यह परियोजना शुरू की गई है। विदर्भ क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है, तो इसलिए नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से विदर्भ क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी, जिससे कृषि के लिए भी अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, तो याद रखना है नलगंगा बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है। हेमवती, काबिनी और भवानी नदियाँ ये किसकी सहायक नदी हैं तो यह कावेरी की सहायक नदी हैं। तुंगभद्रा या कृष्णा की सहायक नदी है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। नदी जोड़ो परियोजना अगर पूछे किस क्रांति से संबंधित है तो अमृत क्रांति से संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो पूछे भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है तो केन बेतवा नदी योजना है। ठीक है, तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना या भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। अगर वही बात करते हैं केन बेतवा नदी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है तो यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे का निर्देशक किसे बनाया गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा धीरज सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यह कहाँ पर है, यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसे जो है FTII कहते हैं, यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका जो है अभी भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष अभी पूछे कौन बनाए गए हैं तो धीरज सिंह बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए है। एस सोमनाथ ये कौन है तो इसरो के अध्यक्ष बने हैं। प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष बनी हैं। और श्रीनिवास सुलू शेट्टी ये SBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और T सोमनाथ कौन है तो कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। तो ये चारों क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं तो डॉक्टर गोविंद राजन, पद्मनाभन, शाहरुख खान, अभिनव बिंद्रा, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखें तो 77वें क्रम के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। इसमें जो है इसी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर पूछे किसको दिया गया है तो यह शाहरुख खान को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जो है कैरियर लेपर्ड अवार्ड भी कहते हैं। तो यह किसे दिया गया है तो यह शाहरुख खान को दिया गया है। तो 77वें क्रम के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर लेपर्ड अवार्ड किसे दिया गया है तो शाहरुख खान को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसे मिला है तो यह मिला है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। ओलंपिक आर्डर सम्मान किसे दिया गया है तो अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया है। फिजी और तिमोर लिस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है तो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ करी है तो मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ करी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम सरकार ने शुरू करी है। इसकी व्याख्या देखें तो मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना ये किसने शुरू करी है तो असम सरकार ने शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है तो इस योजना का शुरू करने का उद्देश्य है बाल विवाह को कम करना। इसके लिए जो है लड़कियों के लिए जो लड़कियां हाई स्कूल पास करके 11वीं या 12वीं में एडमिशन लेंगी उनको जो है 1000 रुपये पर माह दिया जाएगा। ठीक है, तो लड़कियों को में बाल विवाह को कम करने के लिए जो भी लड़की 10 पास करके 11वीं 12वीं में एडमिशन लेगी उसको प्रति माह असम सरकार के द्वारा 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन इसमें गर्मी की छुट्टियां नहीं शामिल हैं। ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियों में इन्हें पैसे नहीं दिया जाएगा, नहीं तो ये क्या खा लेंगी,
पानी पूरी या फिर ये मोमोज खा लेंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है असम सरकार ने ऐसा बोला है कि इनको जो है गर्मी की छुट्टी में पैसे नहीं दिया जाएगा। और फिर जब यही लड़कियाँ 12वीं पास करके डिग्री लेने जाएंगी तो इनको पर मंथ जो है 1250 रुपये दिया जाएगा, जिससे इनकी उम्र जो है पढ़ाई के दौरान इनकी उम्र जो है जो शादी के लिए अनिवार्य की गई है हमारे संविधान में वह पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे बाल विवाह को रोका जा सकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री निजित मोइना असुनी योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो असम सरकार ने शुरू किया है। स्टैचू ऑफ बेल्लोर अगर पूछे किसकी प्रतिमा है? तो लाचित बोरफुकन जी की प्रतिमा है, जो कि अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? जोराहट असम में स्थित बनाई गई है। कामाख्या देवी माता मंदिर अगर पूछे किस राज्य में है? तो यह असम में है। यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है और यहीं कामाख्या देवी माता मंदिर में अम्बुबाची का भी मेला लगता है। अगर पूछे अम्बुबाची का मेला किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और किस मंदिर में लगता है? तो यह मंदिर का नाम है कामाख्या देवी मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज कुमार गौरव सर ने इतना ही पढ़ाया है। बाकी के जो करंट अफेयर रिवीजन कराते थे वो नहीं कराए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज जो है निर्मल सर का हैप्पी बर्थडे था, तो सारा प्रोग्राम उनके बीच में ही हो गया। तो बस करंट अफेयर सर ने पढ़ाए हैं तो हमने आप सभी को करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।